नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू एमपीपीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि स्टडी आईक्यू ने आपके लिए शुरू की एक खास श्रृंखला जिसका नाम है जिला दर्शन। जिला दर्शन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के हर एक जिले के बारे में खास पहलू आपके सामने रख रहे हैं। मैं बार बार आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ऐसे पहलू पे बात कर रहे हैं जहां पर एग्जाम से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। हर एक जिले के हर एक जरूरी बात को आपके सामने नहीं रख रहे हैं, केवल उन पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं जो या तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है या एमपीजी के पढ़ते वक्त आपके दायरे से या आपकी रेंज से बाहर का हो जाता है, आपसे छूट जाता है। तो साथियों, हर उस जरूरी पहलू को कवर करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 5वें नंबर का लेक्चर है। मतलब हम भोपाल संभाग के आखिरी जिले पे बात करने वाले हैं। मतलब इस लेक्चर के माध्यम से भोपाल संभाग पूरा फिनिश हो जाएगा और उसी तरह से हम अगले संभाग की तरफ आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर संभाग को पकड़ेंगे, उसके सारे जिलों को कंप्लीट करेंगे और ऐसे संभाग को कंप्लीट करते हुए एक एक जिले को पूर्ण करेंगे। साथियों, आज का जिला आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। जिला दर्शन के अंतर्गत आज का जिला है रायसेन। दोस्तों, मालवा पठार में भोपाल संभाग के अंतर्गत विद्यमान एक ऐसा जिला साथियों जो कि ऐतिहासिक संदर्भों में गिन्नौरगढ़ के किले, शेरशाह सूरी के अभियान और भीमबेटका की शैलकृत गुफाओं के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक संदर्भों की बात करें दोस्तों, तो प्राकृतिक संदर्भों में पलकमती टैंक, राजा भोज के साइक्लोपियन बांध, रातापानी और सिंधोरी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। और यदि आध्यात्मिक संदर्भों में बात करें तो अपने आध्यात्मिक चेतना से संसार को जागृत कर देने वाले ओशो की जन्मस्थली के रूप में भी रायसेन को देखा जाता है। तो मालवा पठार की गोद में विराजमान भोपाल संभाग के अंतर्गत विद्यमान इस अंतर्वर्ती जिले को, जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, अलग अलग पहलुओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और उसी पैटर्न में इसको भी कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। सबसे पहले हर जिले के तरह हम यहां पर भी नक्शे का अध्ययन करेंगे और नक्शे के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि रायसेन जिला जो है वो कहां पर अपनी अवस्थिति को विद्यमान रखा हुआ है। तो यहां पर भारत के मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य में यहां पर आपको नजर आ रहा है, जहां पर भोपाल इसके पड़ोस में है, विदिशा इसके पड़ोस में है, सागर इसके पड़ोस में है, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम और इधर से सीहोर इसके पड़ोस में है। मतलब एक ऐसा जिला जो कि अंतर्वर्ती जिला है, एक ऐसा जिला जो कि अपने पड़ोस के किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा आपसे कि मालवा पठार के अंतर्गत विद्यमान जिला। नंबर 3, कर्क रेखा जहां से होकर गुजरती है। नंबर 4, भोपाल संभाग के अंतर्गत विद्यमान जिला। तो साथियों, 4 पॉइंट तो यहां पर आपको नक्शे से ही स्पष्ट हो गए हैं कि संभाग यदि देखें तो भोपाल है, यदि संभाग यदि देखें तो भोपाल है, यदि पठार यदि आप देखें तो मालवा है, यदि कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा गुजरती है, और यदि इसकी प्रकृति की बात करें तो ये अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती मतलब पड़ोस के अलग अलग भूखंडों से ये घिरा हुआ है। तो साथियों, 4 बातें तो आपको नक्शे से ही स्पष्ट हो गई जो कि हर एक लेक्चर में हर एक जिले में हम कवर करते चल रहे हैं, और ये वो 4 बिंदु हैं जो कि एग्जाम में सीधे आ जाते हैं। आप यदि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखें, अकेला एमपीपीएससी के नहीं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम में आप पाएंगे कि वहां पर इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं। पूछा जाता है कि कोई सा जिला किस पठार के अंतर्गत है, पूछा जाता है कोई सा जिला किस संभाग के अंतर्गत है, पूछा जाता है कि बताइए कर्क रेखा कहां से गुजरती है, और पूछा जाता है कि बताइए कोई भी जिला किस प्रकृति का है, किस स्वभाव का है। तो यहां पर क्लियर है कि यह जिला जो है अंतर्वर्ती स्वभाव का है। चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास से। हर एक जिले में हम इतिहास को ही देखते हैं, हर एक जिले में हम सबसे पहला बिंदु ऐतिहासिक संदर्भ देखते हैं। पर इतिहास का मतलब यह नहीं होता कि आप एक एक बातें इतिहास की वहां पर बताएं, केवल उन बिंदुओं को देखना होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। पहला बिंदु यहां पर यह नजर आ रहा है कि जो चंदेल वंश है दोस्तों, उस चंदेल वंश का एक राजा था सलक्षम वर्मा। सलक्षम वर्मा की सोने की मुद्राएं रायसेन से प्राप्त हुई हैं, यह आपको पता होना चाहिए। सलक्षम वर्मा ऑफ चंदेल डायनेस्टी, यहां पर उनकी गोल्ड कॉइन ऑब्टेन हुई है रायसेन से। पहला प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि ये राजा जो हैं ये किस वंश के हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राजा की मुद्राएं रायसेन से मिली या रायसेन से किस राजा की मुद्रा मिला। खैर, तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सलक्षणा वर्मा की मुद्रा रायसेन से मिली, इंपॉर्टेंट ये है कि ये व्यक्ति चंदेल वंश का प्रमुख राजा है। चंदेल वंश वही दोस्तों जिसका संस्थापक था ननुक, जिसने खजुराहो मतलब मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पे अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। चंदेल वंश वही साथियों जिसके प्रमुख राजाओं में हम राजा धंग को देखते हैं, जिन्होंने जिन्नाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ की मूर्तियां बनवाई थी। चंदेल वंश वही साथियों जिसमें राजा धंग ने अपने महोबा, कालिंजर और
खजुराहो जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अपनी 3 राजधानियां बनाई थी, जहां पर एक राजधानी हमने देखी थी कि वो प्रशासनिक राजधानी थी, एक राजधानी धार्मिक राजधानी थी, तो वहीं एक राजधानी दोस्तों उनकी राजनीतिक राजधानी थी, सैन्य राजधानी थी। तो महोबा उनकी प्रशासनिक राजधानी थी, कालिंजर उनकी सैन्य राजधानी थी और खजुराहो उनकी पर्यटन या धार्मिक राजधानी थी। ये अपन राजा धंग के संबंध में देखते हैं। खैर, उसी चंदेल वंश का संबंध यहां से है, किससे? सलक्षम वर्मा से। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर एक पॉइंट और आपको दिखाई दे रहा है, ये मेडिवल हिस्ट्री का पॉइंट है, ये मध्यकालीन इतिहास का पॉइंट है कि 1543 में शेर शाह सूरी ने रायसेन पर आक्रमण किया था और यह आक्रमण शेर शाह सूरी के चरित्र पर कलंक था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1543 भी इंपॉर्टेंट है, ये शेर शाह सूरी भी इंपॉर्टेंट है, रायसेन पर आक्रमण किया ये भी इंपॉर्टेंट है, और उसके चरित्र पर कलंक था ये भी इंपॉर्टेंट है। साथियों, यदि आप भारत का इतिहास देखते हो तो आपको पता है कि भारत के इतिहास में शेर शाह सूरी वह व्यक्ति था जिसने 1540 में दिल्ली के राज सिंहासन पर सूर्यवंश की प्रतिस्थापना की थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने चौसा का युद्ध 1539, पिलग्राम का युद्ध 1540, इन दोनों युद्धों में लगातार हुमायूं को हराया था। हुमायूं को विवश कर दिया था कि वो भारत छोड़कर भागे और फारस में जाके उसने शरण ली थी, ईरान में जाके, और भारत में उसके साम्राज्य पर सूर्यवंश की स्थापना करी थी शेरशाह सूरी ने। हालांकि शेरशाह सूरी ने 1540 में जब सूर्यवंश की स्थापना की तो उसके बाद मात्र 5 साल तक ये जीवित रह पाया था। उसके बाद इसके आने वाले उत्तराधिकारियों ने सूर्यवंश को आगे बढ़ाया था। और आप सभी जानते हैं भारतीय इतिहास में कि जब हुमायूं वापस लौटा था तो उसने सिकंदर सूर से संघर्ष किया था, सरहिंद का युद्ध लड़ा था, मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था और दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। वो एक अलग कहानी है, वो आप मेन हिस्ट्री में पढ़ते हो। और आपको शेरशाह सूरी पता है, वह व्यक्ति जिसने सूर्यवंश की स्थापना 1540 में करी। ठीक, तो वही शेरशाह सूरी दोस्तों जब रायसेन आया और यहां पर इसने 1543 में आक्रमण किया, तो इस आक्रमण को शेरशाह सूरी के चरित्र पर कलंक माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि रायसेन क्षेत्र में जब राजा अपने किले से, अपने दुर्ग से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब शेरशाह सूरी ने कुरान की झूठी कसम खाई, अल्लाह की झूठी कसम खाई और कहा कि तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे प्राण तुमसे नहीं छीनूंगा, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा। और जैसे ही राजा बाहर आया, शेरशाह सूरी ने उसकी हत्या कर दी। शेरशाह सूरी ने कुरान की, अल्लाह की झूठी कसम खाई थी, इसलिए इस अभियान को शेरशाह सूरी के चरित्र का कलंक मानते हैं। और दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद शेरशाह सूरी के बेटे ने आत्महत्या कर ली, एक बेटे ने आत्महत्या कर ली थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। खैर, तो शेरशाह सूरी के चरित्र पर कलंक माना जाता है 1543 में उसके द्वारा रायसेन क्षेत्र में किया गया ये आक्रमण। ये पॉइंट आपको स्पष्ट होना चाहिए। खैर, ऐतिहासिक संदर्भों में यदि आप रायसेन को देखें तो एक और बड़ी घटना यहां पर हुई थी। 14 जनवरी 1949, 14th of January 1949, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट दोस्तों। हुआ क्या था? 14 जनवरी मतलब मकर संक्रांति का दिन था और उस दिन क्या हुआ था? भोपाल रियासत का एक सैन्य अधिकारी था जिसका नाम था जफर अली। जफर अली ने भोपाल रियासत, याद रखना, भोपाल रियासत के सैन्य अधिकारी जफर अली ने क्या किया? कुछ स्थानीय लोग रायसेन में नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराना चाह रहे थे और वो नहीं फहराने देना चाह रहा था, और इस सब को लेकर इन दोनों गुटों में झड़प हुई। झड़प क्या कहें, जफर अली के हाथ में बंदूक थी, उसने गोली चलवा दी और कई लोग मारे गए। इसे भोपाल का जलियांवाला बाग कहते हैं। ठीक है, तो भोपाल का जलियांवाला बाग रायसेन में हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर 14 जनवरी 1949 को, मकर संक्रांति के दिन, जहां पर भोपाल रियासत के एक सैन्य अधिकारी जफर अली ने लोगों पे गोलियां चलवाई थी सिर्फ इसलिए कि वो झंडा फहराना चाहते थे। तो याद रहे, रायसेन में यह घटना हुई थी, नर्मदा नदी के तट पर हुई थी, पर किसने गोली चलवाई थी? भोपाल रियासत के सैन्य अधिकारी जफर अली ने चलवाई थी। यह पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, यह पॉइंट आपको स्पष्ट होना चाहिए। खैर, तो दोस्तों, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्या बोलेंगे आप? जनवरी 1949। अच्छा देखें, जलियांवाला बाग क्यों बोल रहे हैं बताने की आवश्यकता नहीं है भाई। 13 अप्रैल 1919 की घटना आप सभी जानते हैं, जब जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों के ऊपर बिना चेतावनी के गोली चलवा दी थी। तो जब जब कोई सैन्य अधिकारी आम जनमानस पर बिना किसी चेतावनी के
इस तरह का क्रूरताकारी आक्रमण करता है और उनकी हत्या करके उनके प्राणों की आहुति दिलवा देता है, उस घटना को हम जलियांवाला बाग की संज्ञा देते हैं। तो भोपाल रियासत के रायसेन में कुछ इस तरह का हुआ, इसलिए इसको भोपाल का जलियांवाला बाग कह रहे हैं। देखें तो यहां पर 14 जनवरी 1949 की बात है, मकर संक्रांति की बात है, रायसेन क्षेत्र में हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, और क्यों हुआ था? तिरंगा फहराने के कारण हुआ था। ठीक है, और सैन्य अधिकारी कौन है? भोपाल रियासत का सैन्य अधिकारी है जफर अली खां। ठीक है, उसने गोली चलवाई थी। तो कहते इसको भोपाल का जलियांवाला बाग है, पर हुआ कहां था? हुआ था रायसेन में, नर्मदा नदी के तट पर। यह पॉइंट आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो ऑन 14th of January 1949, ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति, देयर वॉज अ क्लैश बिटवीन द मिलिट्री ऑफिसर ऑफ द भोपाल प्रिंसली स्टेट जफर अली खां एंड द लोकल पीपल ड्यू टू होस्टिंग ऑफ द ट्राई कलर ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर इन रायसेन। रायसेन नर्मदा रिवर, ये आपको स्पष्ट हो, ये आपको क्लियर हो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि रायसेन का इतिहास ही इतिहास आपको देखना हो तो यहां पर आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे। सुलक्षणा वर्मा, चंदेल वंश के राजा जिनकी सोने की मुद्रा यहां से मिली। नंबर 2, शेर शाह सूरी, जिन्होंने 1543 में आक्रमण किया, जिसे उसके चरित्र पर कलंक मानते हैं। और तीसरा 14 जनवरी 1949, जब रायसेन में नर्मदा नदी के तट पर भोपाल रियासत के अधिकारी जफर अली ने लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। खैर, तो ये 3 बिंदु ऐतिहासिक संदर्भों में आप याद रखेंगे रायसेन को लेकर। अगला देखें, भौगोलिक। अब आप साथियों जानते हैं, कोई भी जिला हम कर रहे होते हैं तो भौगोलिक में हम यही देखते हैं जो हम नक्शे में देख चुके हैं। पहला पॉइंट हम देखते हैं इसके पड़ोसी जिले, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, भोपाल, विदिशा, सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर। ठीक है, होशंगाबाद मीन्स नर्मदापुरम। ठीक, तो यहां पर भोपाल, विदिशा, सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर। ठीक है, होशंगाबाद मीन्स नर्मदापुरम की बात हो रही। ठीक, यदि हम बात करें इसके पड़ोसी राज्य की, यदि हम बात करें इसके नेबरिंग स्टेट की, तो कोई नहीं, मतलब नन, कोई भी इसका पड़ोसी राज्य नहीं है, कोई भी इसका पड़ोसी स्टेट नहीं है। अभी हमने देखा किसी पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा है, ना तो राजस्थान, ना तो उत्तर प्रदेश, ना महाराष्ट्र, ना गुजरात, ना छत्तीसगढ़, किसी राज्य से स्पर्श नहीं कर रहा है। ठीक है, बात करें यदि पठार की, तो पठार भी हम देख चुके हैं, मालवा के पठार के अंतर्गत विद्यमान है। ठीक है, और बाकी कर्क रेखा की भी हम बात कर चुके हैं कि दोस्तों संभाग भोपाल लग रहा है। अच्छा, अब देखें एक और चीज भौगोलिक में आ रही है, जलप्रपात, वाटरफॉल, महादेव पानी। ये इसका आपको चित्र नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसका आपको चित्र नजर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, एक जलप्रपात है, एक वाटरफॉल है, महादेव पानी। कहां पर है? रायसेन में। सीधे प्रश्न आएगा, महादेव पानी नाम का वाटरफॉल कहां पर है? आप बोलेंगे रायसेन में। ठीक है, और वाटरफॉल क्या होता है? ऊंचाई से जब जल जो है वो ऊंचाई से गिरता है तो उसी को अपन वाटरफॉल या जलप्रपात की संज्ञा दे देते हैं। चलिए, तहसील की यदि हम बात करें तो देखो, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि तहसील आप हर डिस्ट्रिक्ट की पूरी पूरी रट नहीं सकते, केवल आपको उन खास तहसीलों पर थोड़ी नजर डाल लेनी है जो एग्जाम में आ सकती है या जो किसी संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। जैसे यदि हम देखें, गोहरगंज, बेगमगंज, गेरतगंज, सिलवानी, बरेली, बाड़ी, उदयपुरा, सुल्तानपुर, ये सब नहीं, ये बरेली और बाड़ी देख लेंगे आप, ये आप सिलवानी देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, केवल इतना देख लेना, ठीक, कि सिलवानी, बरेली और बाड़ी ये सब कहां पर है? ये रायसेन के अंतर्गत आता है। बस सारे के सारे आप नहीं रट सकते। देखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने एक और बात आपको बताई, रायसेन एक ऐसा क्षेत्र जो कि अपने राता पानी अभ्यारण्य, अपने सिंधौरी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। अब देखिए, कुछ बातें मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ रखी है। मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूं, मैं आपसे पहले लेक्चर से कह रहा हूं कि मुझे आपकी सक्रियता, आपकी सहभागिता, आपके सहयोग की जरूरत है। तब हम जो भी कोई अभियान, जो भी एक सीरीज शुरू करते हैं तो उसमें हमारा एक मोटिवेशन बना रहता है। तो यहां पर आपका सहयोग कैसे मिलेगा उसका मैं तरीका बता रहा हूं। कुछ चीजें मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूं जो आप होमवर्क के रूप में देख के बाद में अपना कमेंट करेंगे। जैसे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये जो राता पानी अभ्यारण्य है ये किस संदर्भ में प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सिंधौरी अभ्यारण्य तो आपको पता ही है कि यहीं पर चौकीगढ़ का किला भी विद्यमान है।
यहीं पर चौकीगढ़ का किला, फोर्ट ऑफ चौकीगढ़ है। कहां पर? सिंधोरी सेंचुरी में। तो रातापानी अभ्यारण्य है, ठीक है, सिंधोरी अभ्यारण्य है, और इस सिंधोरी में ही आपका चौकीगढ़ का किला है। ये सब तो जैसा मैंने कहा ठीक है, पर आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि रातापानी अभ्यारण्य किस संदर्भ में प्रमुख है, प्रसिद्ध है, ख्याति प्राप्त है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, इसके अलावा यदि हम नदी की बात करें भौगोलिक में ही, तो दोस्तों आपको क्लियर हो, आपको स्पष्ट हो कि सोनार, बीना, बेबस, धसान, रिछन, बारना, ये सब नदियां यहां विद्यमान हैं। अब इन सब की मेन नदी तो बेतवा है, क्योंकि अधिकांश नदियां बेतवा की ही सहायक नदियां हैं। बेतवा के बारे में डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है, और ये बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है, और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आएगा। भाई मालवा में तो ठीक है, पर मालवा में भी किस पर्वत श्रेणी में? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। ये पॉइंट भी स्पष्ट होना चाहिए। और ये बेतवा नदी मिल कहां रही है? ये बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना में जाके मिल जाती है, यूपी के हमीरपुर में, यमुना के निकट। एक तो ये बात हो गई। यदि हम बात करें कर्क रेखा की, तो हम स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश के बाकी जिलों से भी गुजर रही है, उसमें रायसेन भी एक है। जिन 14 जिलों से गुजर रही है उनमें से एक रायसेन है, ठीक है। इंग्लिश में भी यही चीजें विद्यमान हैं दोस्तों। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, सोनार, बीना, बेबस, धसान, रिश्ना, बरना, बेतवा। और बेतवा की बात करें तो 5th लार्जेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश विद अ लेंथ ऑफ 480 किलोमीटर, ओरिजिनेट इन द विलेज ऑफ कुमरा, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, विंध्याचल माउंटेन रेंज। और कहां पर जाके मिल जाती है? यमुना, नियर हमीरपुर इन उत्तर प्रदेश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो 14 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। अब यहीं पर बीना, बेबस, धसान, रिचना, वरना, ये सब प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं दोस्तों। ये सब परियोजनाएं भी चल रही हैं। आप सभी जानते हो नदी घाटी परियोजनाएं, रिवर वैली प्रोजेक्ट, यही तो होते हैं जहां पर एक नदी पे एक परियोजना चल रही होती है, जहां नदी के जल से बिजली उत्पन्न करना, नदी के जल का इरिगेशन में प्रयोग करना, इस संदर्भ में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लॉन्च किया जाता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। खैर, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, नदी हो गई, परियोजना हो गई, तो यहां पर फिर बांध भी होंगे, यहां पर फिर सिंचाई के टैंक भी होंगे। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, राजा भोज के साइक्लोपियन बांध के लिए प्रसिद्ध है रायसेन। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि जो साइक्लोपियन बांध है वो प्रदेश का सबसे पुराना बांध माना जाता है, सबसे पुराना बांध मध्य प्रदेश का। और इस साइक्लोपियन बांध को परमार राजा भोज ने बनवाया था, रायसेन जिले के कहां? भोजपुर में। यह पॉइंट आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो रायसेन जिले के भोजपुर में परमार राजा भोज ने एक साइक्लोपियन बांध बनवाया था, बेतवा नदी पर बनवाया था। अब ये टाइम पीरियड करने की जरूरत नहीं है कि किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड के बीच में बनवाया था। सीधे पूछा जाएगा साइक्लोपियन बांध का संबंध कहां से? आप बोलेंगे रायसेन से। सीधे पूछा जाएगा साइक्लोपियन बांध किस नदी पर? आप बोलेंगे बेतवा पर। सीधे पूछा जाएगा साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया? आप बोलेंगे राजा भोज ने करवाया। ओके, ये पिक्चर आपको नजर आ रहा है। अब ये तो हो गई बांध की बात। यदि हम बात करें सिंचाई टैंक की, यदि हम बात करें इरिगेशन टैंक की, तो दोस्तों एक पलकमती सिंचाई टैंक है। ये क्या है? ये भी रायसेन में 1933 में बना। ये प्रदेश का पहला सिंचाई टैंक माना जाता है दोस्तों। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला बांध, तो आप बोलेंगे साइक्लोपियन बांध। आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का पहला सिंचाई टैंक, तो आप बोलेंगे पलकमती सिंचाई टैंक। साइक्लोपियन बांध किसने बनवाया? राजा भोज ने बनवाया। किस नदी पर बनवाया? बेतवा नदी पर बनवाया। बात बड़ी सिंपल है। अगला पॉइंट यहां पर, अगली परियोजना बारना परियोजना। भाई बारना परियोजना रायसेन से निकलने वाली नर्मदा की सहायक बारना पर है। नर्मदा किसकी? बारना किसकी सहायक है? नर्मदा की। 78 में स्थापित हुई, और जो आपका NH12 है उस पर विद्यमान है। NH12 मतलब जो जयपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है।
इतने सारे फैक्ट यहां पर आपके कवर अप हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, रायसेन से संबंधित हर वो जरूरी बात जो चाहे उसके भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे परियोजना से संबंधित हो, चाहे नदी क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे सहायक नदियों से संबंधित हो, चाहे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संबंधित हो, हम सबको कवर अप करने वाले हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि रायसेन से निकलने वाली नर्मदा की सहायक वारना, नर्मदा नहीं निकल रही है रायसेन से, जो नर्मदा की सहायक है वारना नदी, वो तो निकल रही है रायसेन से। 1978 में इसकी शुरुआत हुई NH-12 पे। इसी तरह हलाली नदी परियोजना, ये बेतवा की मुख्य सहायक नदी है, कौन सी, हलाली। और इस मतलब बेतवा नदी जो राजस्थान के कुमरा गांव से निकल रही है, भी अपन ने देखा, उसकी सहायक नदी है हलाली। और इस हलाली पर एक परियोजना है जिसे हलाली परियोजना कहते हैं, इसी को सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहते हैं। यही बातें यहां पर इंग्लिश में मेंशन है दोस्तों। साइक्लोपियन डैम परमार राजा भोज ने बनवाया, बेतवा रिवर पर बनवाया, कंसीडर टू बी द ओल्डेस्ट डैम इन द स्टेट। पलकमती 1933 एक इरिगेशन टैंक है, फर्स्ट इरिगेशन टैंक ऑफ स्टेट। वारना प्रोजेक्ट 1978 में बना, नर्मदा की जो आपकी ट्रिब्यूटरी है वारना, उस पे बना। और जबलपुर जयपुर नेशनल हाईवे NH-12 पे है। हलाली प्रोजेक्ट, हलाली इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ बेतवा, इसी को सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो ये पूरा भौगोलिक संदर्भ में आपको पॉइंट क्लियर होने चाहिए, पॉइंट स्पष्ट होने चाहिए। तो दोस्तों यहां पर हमने रायसेन के संबंध में ऐतिहासिक और रायसेन के संबंध में भौगोलिक, ये दोनों बातें कंप्लीट कर ली, दोनों बातें देख ली। अब हम देखने वाले हैं रायसेन में ही पर्यटन। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट तो है गिन्नौरगढ़ का किला, जिसकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, देखिए गिन्नौरगढ़ फोर्ट। और गिन्नौरगढ़ के बारे में जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने सारे पॉइंट यहां पर डाल दिए। जैसे पहला पॉइंट कि इसका निर्माण जो है वो 13वीं शताब्दी में उदयवर्मन ने करवाया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह भी पता होना चाहिए किसने करवाया, और यह भी पता होना चाहिए कि किस शताब्दी में करवाया। सारे प्लेसेस की शताब्दी नहीं पढ़ना, पर कुछ कुछ की पढ़ना, उसमें से यह भी एक है। तो गिन्नौरगढ़ का किला 13वीं शताब्दी में बनवा, उदयवर्मन ने बनवाया। और ये तोते के लिए प्रसिद्ध है। और रानी कमलापति जो हैं वो यहां की अंतिम शासिका थी। वही रानी कमलापति जिनके नाम पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन को कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। सेम बात यहां इंग्लिश में मेंशन है दोस्तों। बाय उदयवर्मन इन 13th सेंचुरी। पैरट के लिए प्रसिद्ध है। क्वीन कमलापति लास्ट रूलर ऑफ दिस फोर्ट। अब इसी रायसेन में एक जगह है अब्दुल्लागंज, और उस अब्दुल्लागंज में भीमबेटका है। और भीमबेटका के बारे में सब जानते हैं कि आदि मानव ने जब पहली बार अपने शैल चित्र बनाए थे, मतलब गुफा चित्र बनाए थे, मतलब अपनी गुफाओं में पेंटिंग करी थी अपर पैलियोलिथिक पीरियड में, उच्च पुरापाषाण काल में, तो वो भीमबेटका में की थी। और इस भीमबेटका की खोज BS बाकड़कर ने 1958 में की। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। और बाद में इस भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया है। कब किया गया वो आप कमेंट करके बताएंगे, दूसरा होमवर्क आपके लिए। तो पहली बात तो भीमबेटका रायसेन के अब्दुल्लागंज में है। खोज 1958 में BS बाकड़कर ने करी, ये सब इंपॉर्टेंट है। और यहां उच्च पुरापाषाण काल में मानव की चित्रकारी, ये देखिए ये शैल चित्र बने हुए हैं। सेम बातें हैं इंग्लिश में मेंशन है। लोकेटेड इन अब्दुल्लागंज, BS बाकड़कर 1958। अपर या हाई पैलियोलिथिक साइट फेमस फॉर पेंटिंग। और इस तरह की पेंटिंग बना रहा था आदि मानव अपर पैलियोलिथिक में, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला देखें। इसी पर्यटन में एक और आपको स्थान नजर आता है सांची। कौन भूल सकता है सांची को भाई।
जिसके स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने तो करवाया, साथ ही साथ इसके परिवर्धन का काम, इसको रिनोवेट करने का काम लेटर मौर्यन पीरियड में, मौर्योत्तर काल में शुंग वंश के राजाओं ने करवाया। जहां पर मौर्य पीरियड में यहां पर ईंटों का प्रयोग हुआ, तो वहीं शुंग पीरियड में यहां पर पत्थर का प्रयोग हुआ। यह कौन नहीं जानता। बट इस सांची के संबंध में कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कि इसकी खोज किसने की, तो 1818 में जनरल टेलर ने की। रायसेन जिले में है और इसके कई सारे नाम है, काकड़ा है, बुद्धश्री पर्वत, चेतियागिरी, बेदिसगिरी, ऐसे कई नाम है। और एक कमाल का फैक्ट ये है कि इसकी जो सजावट की शैली है उसे भरहुत शैली कहा जाता है। आपको पता है, जो इसका डेकोरेट किया गया है उसको, उसकी जो स्टाइल है उसे भरहुत स्टाइल कहते हैं। ये पता होना चाहिए। हालांकि भरहुत का स्तूप अलग है सतना में, पर सांची के स्तूप की जो शैली है उसे भरहुत शैली कहते हैं। और यहीं पर एक पुरातत्व संग्रहालय मतलब आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया किसने, जॉन मार्शल ने। पूछा जाता है कि आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम सांची में किसने बनाया, जॉन मार्शल। वही जॉन मार्शल जिसके निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई शुरू हुई थी 1921 में, 1922 में। 1921 में आप जानते हो हड़प्पा की खोज हुई थी, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। उसी जॉन मार्शल की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी सांची के स्तूप को अशोक ने किसके कहने पर, अपनी पत्नी महादेवी के कहने पर बनवाया था। महादेवी आपको पता है, मैंने बताया था, विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री जिससे अशोक ने शादी की थी, उसके कहने पर यह स्तूप बनवाया। अब इस स्तूप में 3 स्तूप हैं छोटे छोटे। एक तो है स्तूप नंबर 1, इसे महास्तूप या ग्रेट स्तूप कहते हैं। क्यों भैया, क्योंकि यह सबसे बड़ा है। सेकंड स्तूप है, यहां पर 2 बौद्ध भिक्षु की अस्थियां थी जो कि अब लंदन में है। सॉरी, 2 नहीं, यहां पे कुछ बौद्ध भिक्षुओं की अस्थि थी, एशेज, जो कि अब लंदन संग्रहालय में भेज दिए गए, लंदन म्यूजियम में। और स्तूप नंबर 3 में 2 बौद्ध, सारीपुत्र और महाबोध गलायन, इनके अस्थि अवशेष रखे हुए। ये पता होना चाहिए कि सांची के स्तूप में टोटल 3 स्तूप है। स्तूप संख्या 1 को ग्रेट स्तूप या महास्तूप कहते हैं क्योंकि यह सबसे बड़ा है। स्तूप नंबर 2 के लिए कहा जाता है कि यहां जो अस्थि अवशेष थे उन्हें लंदन म्यूजियम में पहुंचा दिया। और स्तूप नंबर 3 के संबंध में कहा जाता है यहां सारीपुत्र और महाबोध गलायन नाम के बुद्ध के 2 शिष्यों के अस्थि अवशेष है, रिमेन्स है। इसका पिक्चर है। इसके अलावा सांची के बारे में और भी कुछ है भाई। सांची के स्तूप को अशोक ने तो बनवाया, पर शुंग काल में उसके चारों ओर एक बाउंड्री बनवाई किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। मतलब मौर्य और शुंग दोनों का कंट्रीब्यूशन है सांची स्तूप में। मौर्य ने ईंटों का प्रयोग करके उसे बनवाया था, शुंग ने पत्थर का प्रयोग किया था, यह भी पता होना चाहिए। यहां पर जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का राजा विक्रमादित्य जिसने उज्जैन पे शासन किया था, उसका एक सेनापति था आम्रका देव, उसका अभिलेख, उसका इंस्क्रिप्शन भी है यहां पर। देखिए 1989 में इसे भी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। 2012 में यहां पर बौद्ध विश्वविद्यालय बना दिया गया। और सांची के लिए कहा जाता है कि एकमात्र ऐसा स्थान है, एकमात्र ऐसा स्थान है सांची का जहां पर महात्मा बुद्ध कभी नहीं आए। और यह भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। और जो आपका 200 का नोट है, यहां पर दोस्तों ये दिखाई नहीं दे रहा है स्लाइड में, जो 200 का नोट है उसमें सांची का स्तूप बना हुआ है। ये भी क्लियर होना चाहिए आपको। 200 रुपए के नोट। तो इतने सारे वन लाइनर मैंने डाले हुए हैं, ये आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। यदि आप अभी तक मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम है @SUNEEL सुनील और SHROTI सुनील श्रोती। इस टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसी तरह एक और आपका प्रमुख प्लेस है रायसेन दुर्ग। रायसेन दुर्ग राजा रास बसंती ने बनवाया। अब इसी दुर्ग में ये जो चित्र दिख रहा है, देखिए ये पूरा रायसेन दुर्ग है। यहां पर एक राजा रोहित का महल है, बादल महल है, इत्रदान महल है। यहां इसे पूरणमल का किला भी कहते हैं। और इसी को तो जीता था शेरशाह सूरी ने 1543 में। तो राजा रास बसंती का है रायसेन दुर्ग। इसी में राजा रोहित का महल है, इसी में बादल महल है, इसी में इत्रदान भी है।
बाकी दोस्तों आपको पता है एक जिला एक उत्पाद, सभी को पता है भाई। हर जिले से संबंधित कोई खास उत्पाद जो किसी खास जिले में हो रहा है, किसी खास जिले की पहचान है, उसे उस जिले की पहचान के रूप में प्रमोट करने के लिए विश्व पटल पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक जिला एक उत्पाद योजना चलाई गई है। मैं 5वीं बार बता रहा हूं इसके बारे में, हर लेक्चर में बताता हूं कि भाई हर प्रोडक्ट किसी ना किसी जिले की खासियत होती है और उसे उस जिले की खास प्रोडक्ट के रूप में जब प्रमोट करोगे तो उस जिले का नाम आगे बढ़ेगा, उस जिले में प्रोडक्शन बढ़ेगा, उस जिले की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी विश्व पटल पर। और इस सबको करने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना चलाया गया और उसके अंतर्गत रायसेन के बासमती चावल को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया। ये पूछा जाएगा आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना से पूरे संसार में एक जागृति की लहर पैदा करी। ओशो। ओशो जिनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन है, बाद में ये रजनीश बने और फिर बाद में ओशो बने। इनका जन्म रायसेन के कुचवाड़ा गांव में हुआ था और इन्होंने हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में अध्ययन भी किया था। यह आपको पता होना चाहिए। बाकी रायसेन से संबंधित कुछ वन लाइनर भी आपके लिए लेके आया हूं, जैसे प्रदेश का पहला तितली घर जो है वो रायसेन के में प्रस्तावित है, तितली घर। देश का पहला शिव संग्रहालय, शिव म्यूजियम, भोजपुर रायसेन। पहला प्लास्टिक पार्क, तामोट रायसेन। और एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है मध्य प्रदेश का मंडीदीप, बहुत प्रमुख औद्योगिक केंद्र मंडीदीप। वो किस जिले में है? वो भी रायसेन में। तो दोस्तों अच्छा, इसके अलावा दो बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि निजी विश्वविद्यालय माने जाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एक आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, वो भी रायसेन में है। खैर ये तो ग्वालियर वाला आ गया। और बाकी आशापुरी संग्रहालय भी है। ये पॉइंट हटाइए आप, ये पॉइंट हटाइए आप। तो यहां पर देखिए अन्य तथ्य में, प्रदेश का पहला तितली घर, प्लास्टिक पार्क, देश का पहला शिव संग्रहालय और प्रमुख औद्योगिक केंद्र मंडीदीप, ये सब रायसेन में विद्यमान है। तो दोस्तों ये था जिला दर्शन के अंतर्गत रायसेन, मालवा के पठार और भोपाल संभाग के अंतर्गत विद्यमान एक खास जिला। ओशो की जन्मस्थली और बासमती चावल की अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। कैसा लगा ये सेशन? कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देंगे। इस पूरे लेक्चर के नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप की आईडी में पीछे आपको बता चुका हूं, @सुनील श्रोती। इससे आप जरूर जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। पसंद आया हो तो लाइक करें और बाकी साथियों तक भी पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।